हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिविल स्क्रैप मंच चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। ये हमारा फरवरी मंथ का करंट अफेयर है, जिसमें वही पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आएंगे, जैसे हम बाकी मंथ्स का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। जनवरी तक का हमारा कंप्लीट है। फरवरी से आप देखोगे ना, मैगजीन का बड़ा एक हमने अलग से स्टैटिक, जैसे ये स्टैटिक पूरा डिस्कस करने का एक नया तरीका निकाला है, ठीक है। और विद इमेजेस, इन्फोग्राफिक्स, और बहुत बढ़िया एक मैगजीन होने वाली है। आप लास्ट में देखोगे ना, तो आपको और भी पता लगेगा कि जैसे ये देखो, पूरा हर का स्टैटिक भी डाला है, और लास्ट में जैसे स्पोर्ट्स इवेंट और ये सब, तो इसमें हर पिक्चर्स के साथ बुक्स को, ऑथर्स को दिखाया गया है, ठीक है। तो और ये भी हमारा सेम ऐसे ही पार्ट 3 में आया करेगा, जिसमें से पार्ट 1 में, एक बार थोड़ा पेन यूज करते हैं, हाँ, जिसमें हमारा पार्ट 1 में पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इकोनॉमी आएगा। पार्ट 2 में हमारा वही सेम आपका एनवायरनमेंट, साइंस टेक एंड डिफेंस आएगा। और पार्ट 3 हमारा हर वन लाइनर के लिए, जैसे स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स, ऑब्ituaries, पर्सन्स इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, मिसलेनियस, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि वन लाइनर हैं, वो हमारा पूरा पार्ट 3 में कवर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 क्या है? पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है, पॉलिटी बोल लो, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला आर्टिकल जो है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जैसे न्यूज़ में आया, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है, कोई केस हुआ होगा तो उसके रिस्पेक्ट में एंटी डिफेक्शन लॉ न्यूज़ में था। इसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि 10th शेड्यूल के अंदर आता है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 पॉलिटिकल डिफेक्शंस को कब करने के लिए इसको ऐड किया गया था। और 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको स्ट्रेंथन किया। स्ट्रेंथन में क्या किया था? 91 रिमूव द स्प्लिट प्रोविजन, है ना, कि भाई स्प्लिट नहीं कर सकते, और उसको 2/3 अगर मेंबर मर्ज हो रहे हैं अनदर पार्टी के लिए, तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बोला जाएगा, उसको मर्जर बोला जाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल कोई पार्टी है, पार्टी एम, और इसमें है 15 मेंबर्स इसके जीत कर आए हुए हैं। अगर इसके 11 मेंबर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो इनका एंटी डिफेक्शन नहीं होगा, ये मर्जर माना जाएगा, और इनकी जो मेंबरशिप है वो भी सस्पेंड नहीं होगी या रद्द नहीं होगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अर्लियर ये 1/3 स्प्लिट अलाउड था विदाउट डिस्क्वालिफिकेशन, लेकिन अब इसको हटा के इसको 2/3 कर दिया गया था 91st में। एमपीज पे भी लगता है, एमएलएज पे भी लगता है। और डिसीजन कौन लेता है? स्पीकर लेता है लोकसभा में, चेयरमैन लेता है राज्यसभा में। और अगर पार्टी मेंबर वॉलेंटरली अपनी पार्टी की मेंबरशिप दे देता, तब भी डिस्क्वालिफिकेशन होता है। पार्टी व्हिप के अगेंस्ट वोट करता है, तब भी हो जाता है, ठीक है। हाँ, और किहोतो होलोहान और जेचलू 1992 सुप्रीम कोर्ट में इसको अपहेल्ड किया गया था, लेकिन इसको बोला था कि जुडिशियल रिव्यू के अंडर इसको डाला जाएगा, ठीक है। इधर भी देखो थोड़ा सा, वही इधर लिखा हुआ है सारी चीज़ें। ये इन्फोग्राफिक्स है, आपने इधर से देख लिया तो फिर एक बार इसको रिवाइज कर लो कि भाई स्पीकर्स के और चेयरमैन के डिसीजन को रिव्यू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला था कि ये सही है, फाइनल है उनका, लेकिन रिव्यू किया जा सकता है। किस केस में? किहोतो होलोहान एंड जेचुलू केस में। और ये डिफेक्शन अकर्स कब कब होगा? वॉलंटरीली गिव अप कर दो, वोट्स अगेंस्ट पार्टी विप, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या है कि बेस्ड ऑन आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा, और इंडिविजुअली किसके रिस्पॉन्सिबल है? प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये खाली लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में नहीं होगा। रूल 198 ऑफ लोकसभा रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इसके अंडर इसको गवर्न किया जाता है। एक 50 एमपी कम से कम इसके सपोर्ट में हो, तभी इसको स्पीकर एडमिट करेगा। और पास हो जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। इसको ये माना जाता है कि सरकार भी माइनॉरिटी की सरकार है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी के अगेंस्ट पास हो जाता है, तो उसमें क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर को इसमें क्या कर देना चाहिए? रिजाइन कर देना चाहिए।
ठीक है। और ये नो कॉन्फिडेंस की टूल क्या है, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। एग्जीक्यूटिव की जो अकाउंटेबिलिटी है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उसको इंश्योर करता है। और ये सिमिलर एक यूनाइटेड किंगडम में भी है ऐसा, जिससे हमने इसको अडॉप्ट किया है, इसको छोड़ दो। ठीक है। रिमूवल ऑफ लोकसभा स्पीकर 94C का आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इसको गवर्न किया जाता है। 40 डेज एडवांस नोटिस, रिटर्न नोटिस होना चाहिए सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा को। फिर इफेक्टिव मेजोरिटी से मोशन को पास होगा और वही 50 एमपी में भी पहले सपोर्ट करेंगे। और मेजॉरिटी और इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, मेजोरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स ऑफ द हाउस एक्सक्लूडिंग वैकेंसीज। इफेक्टिव मतलब समझे, जैसे मान लो कई बार तो क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी होती है कि भाई अगर मान लो हाउस में 300 लोग प्रेजेंट हैं, 151 ने वोट डाल दिया तो हो गया पास। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। मान लो फॉर एग्जांपल 500, अभी कितने हैं अपने लोकसभा में, 543 मान लो, और कुछ वैकेंसी क्रिएट हो रखी हैं, तो फॉर एग्जांपल 13 वैकेंसी क्रिएट हो रखी हैं, तो 530 हो गया। अब इसका डिवाइड बाय 2 + 1, इतनी नंबर ऑफ वोट्स चाहिएंगी स्पीकर के रिमूवल के लिए। ऐसा नहीं कि प्रेजेंट ऑन वोटिंग की चाहिएंगी। इफेक्टिव में क्या है कि जितनी स्ट्रेंथ है उस टाइम पे वैकेंसीज को हटा के स्पीकर के रिमूवल के लिए इतनी आपको चाहिएंगी। ठीक है। और उस टाइम पे क्या है, डिस्कशन के टाइम पे स्पीकर कैन नॉट प्रिजाइड द हाउस, डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करता है। स्पीकर में पार्टिसिपेट इन द डिबेट, वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, जब खुद का है तो पहले इंस्टेंस पे ही वोट कर सकता है, बट कैन नॉट एक्साइज कास्टिंग वोट। ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रेसिडेंट का एड्रेस है। आर्टिकल 87 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी कोई दोनों हाउस में पार्लियामेंट असेंबल होती है, तो एक तो फर्स्ट सेशन हो किसी जनरल इलेक्शन के बाद, मान लो 2014 में जीते, फिर 19 में इलेक्शन हुए, फिर 24 में, तो इसका जो फर्स्ट सेशन होगा उसको प्रेसिडेंट एड्रेस करता है। और बजट सेशन को, फर्स्ट सेशन ऑफ द ईच ईयर, और ईयर में बजट सेशन कैसे होते हैं, BMW के नाम से। तो सबसे पहले बजट सेशन होता है, फिर मानसून सेशन होता है, और फिर विंटर सेशन होता है। तो बजट सेशन स्टार्ट होने से पहले भी फर्स्ट सेशन जो लेता है वो प्रेसिडेंट ही एड्रेस करता है। फिर इसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स होता है बोथ हाउसेज में प्रेसिडेंट के स्पीच का। ठीक है। MP may move amendment to the motion of thanks if motion fails consider defeat of the government। तो ऐसा माना जाता है कि वो डिफीट हुई है गवर्नमेंट की। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल है प्रिविलेज नोटिस एंड, अच्छा इधर देखो इन्फोग्राफिक्स, अगर आपको एकदम से रिवाइज करना हो कितना मस्त है। प्रेसिडेंट का एड्रेस अपनी, ये आप जानते ही हो, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रेसिडेंट एड्रेस बोथ हाउसेज फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद, मोशन ऑफ थैंक्स फॉलोड करता है। MP अमेंडमेंट को अमेंडमेंट कर सकते हैं मोशन ऑफ थैंक्स में। अगर ये फेल हो जाता है तो डिफीट टू द गवर्नमेंट। The president shall at the commencement of the first session after each general election house of the people और फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर को दोनों को एड्रेस करता है। ठीक है। देखो इधर पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, और आर्टिकल 87 के तहत इसको गवर्न किया जाता है। प्रिविलेज क्या है भाई, MP MLAs को अपने हाउस में प्रिविलेज होती है, उनके बारे में है। ठीक है। ये बस आप इसमें इतना याद रख लो, आर्टिकल 105, 194 और 122 है। 105 क्या है, MPs का है, 194 MLAs का है, और 122 है कोर्ट कैन नॉट क्वेश्चंस द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। ये याद रख लो। प्रिविलेज में क्या क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इनसाइड पार्लियामेंट, इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल एक्शंस ऑफ द स्टेट मेड इन द हाउस। एक कुछ ऐसा भी होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कि 40 दिन पहले और एक कुछ 30 दिन बाद अगर सेशन के, आप उनको अरेस्ट भी नहीं कर सकते हो। ठीक है। और पार्लियामेंट ही उनको पनिश कर सकती है ऑफेंडर्स को, अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता है या कंटेम्प्ट ऑफ हाउस होता है। कमिटीज इन्वॉल्व कौन कौन सी है, कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस, एथिक्स कमिटी। ठीक है। नेक्स्ट है टेंडर एज डॉक्ट्राइन। ये क्या है, लीगल प्रिंसिपल रिलेटेड चाइल्ड कस्टडी केस के लिए एक लीगल एज की बात की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि भाई जो चिल्ड्रन 5 से नीचे नीचे के हैं, नॉर्मली माँ के पास उनकी कस्टडी जानी चाहिए। ठीक है। माँ के पास उनकी कस्टडी जानी चाहिए। फिर भी कोर्ट ने बोला कि फिर भी बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट देखा जाएगा, और बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है कि अच्छी लाइफ कौन दे पाएगा और एजुकेशन कौन दे पाएगा। ठीक है। और ये जो कस्टडी है
ये किसके तहत गवर्न की जाती है? गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 के तहत इसको गवर्न किया जाता है। उसके बाद क्या है? नेशनल नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत इसको एस्टेब्लिश किया गया था और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके पैटर्न इन चीफ होते हैं। 39A आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। उसमें क्या है? फ्री एंड लीगल एड। फ्री लीगल एड किसको दी जाती है? फ्री लीगल एड देने के लिए जो आर्टिकल 39A में लिखा है उसके तहत इसको, मतलब उसके प्रिंसिपल पे बेसिकली बेस्ड है। ठीक है। और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन क्या है? सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज है। पैटर्न इन चीफ कौन है? नालसा का, वो अपना CJI है। जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, जो मतलब डे टू डे एक्टिविटी देखेगा या जो काम करेगा, वो हमारा सिटिंग जज होगा सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है। इसके बजाय मुझे लग रहा है हाईलाइटर अच्छा रहेगा यूज करना। उसके बाद क्या है? लोक अदालत, पीपल्स कोर्ट, क्विक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं। लैंडमार्क जजमेंट क्या है? नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 में ट्रांसजेंडर्स पर्सन एज द थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज किया गया था। उसके बाद क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में उसके बाद बना था। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 338A के तहत आती है। सेपरेटेड फ्रॉम नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट से इसको अलग किया गया था। पहले क्या था? 1989 आई गेस, इफ आई रिमेंबर। तो उसके बाद इसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट बना था। फिर उसके बाद इसको अलग करके नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब बना दिया था 2003 में। पहले 338 था, फिर 338A हो गया था, और 338 से पहले इस बॉडी का नाम भी कुछ अलग था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फंक्शंस में क्या है? नॉर्मल होंगे भाई। STs की सेफ गार्ड के लिए मॉनिटरिंग करेगी, इन्वेस्टिगेशन कंप्लेंट्स देखेगी, पावर ऑफ सिविल कोर्ट है इसके पास, सबमिट्स एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, ये तो एक्ट से बना है, तो इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट 1990 और 1992 में ऑपरेशनल हो गया था। 34th फाउंडेशन डे इसने सेलिब्रेट किया है अभी 30 जनवरी को। और उसके बाद क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर ये काम करती है। नॉर्मल है वुमेन, आप देख लोगे इसके बारे में। तो ये PDF आपको शेयर हो ही जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल हमारी हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पूरा ईयर लॉन्ग चलेगा दोस्तों। ये HPSC के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कमिंग एग्जाम आने वाला है, और UPPSC जो दिसंबर में होने वाला है उसके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इससे बाहर से मुझे नहीं लगता कोई आने की उम्मीद बचेगी इसके बाद। ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी NCS के 1993 में एस्टेब्लिश हुआ। वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स एंड मैनुअल स्कैवेंजर्स। नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी है, मतलब किसी एक्ट से भी नहीं बनी है। रिलेटेड लॉ है, मतलब कुछ मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 का है, उससे इससे रिलेटेड वो लॉ है। ऑब्जेक्टिव क्या है? एलिमिनेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ अफेक्टेड वर्कर्स। रीनेमिंग ऑफ केरला हो गया, केरला का अब नाम केरलम हो गया है, बात खत्म। इससे ज़्यादा आपको इसमें देखना नहीं है। नाम कौन बदलता है? आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट को एम्पावरमेंट है। ठीक है। आर्टिकल 3 के तहत इसको गवर्न किया जाता है, आपको बस ये याद रखना है, इसलिए आर्टिकल 3 इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। जैसे उड़ीसा का उड़ीसा किया था, उत्तरांचल का उत्तराखंड किया था, और मद्रास का तमिलनाडु किया था। तो आप ये देख लो कब कब हुआ है। सबसे लेटेस्ट उड़ीसा हुआ है, उड़ीसा का, उत्तराखंड हुआ था 2007 में, और मद्रास का तमिलनाडु हुआ था 1969 में। ठीक है। ये फिर आर्टिकल 3 के तहत क्या क्या आता है? न्यू स्टेट्स क्रिएट करने हो, बाउंड्री अल्टर करनी हो, चेंज नेम्स ऑफ द स्टेट करना हो। ठीक है। और प्रोसीजर फॉर द स्टेट्स नेम चेंज में क्या है? प्रपोजल इंट्रोड्यूस कहाँ किया जाता है? पार्लियामेंट में। प्रेसिडेंट फिर बिल को रेफर करता है टू द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर व्यूज। पार्लियामेंट कैन पास बिल विद द सिंपल मेजोरिटी। व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट बाइंडिंग, ये आपको याद रखना है। ठीक है। पेन्नैयर रिवर वाटर डिस्प्यूट। वाटर डिस्प्यूट किस किस के बीच में है? ये तमिलनाडु एंड कर्नाटका के बीच में है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं भाई। आपसे यही पूछा जा सकता है कि रिसेंटली पेन्नैर रिवर वाटर डिस्प्यूट वाज इन न्यूज़। वाटर शेयरिंग का था, किस किस के बीच में होता है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। आपको यहीं आके रुक जाना है, लेकिन फिर भी इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इसको गवर्न किया जाता है।
इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 में आया था। पार्लियामेंट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल भी क्रिएट कर सकती है डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, ठीक है। और आर्टिकल 200 तहत में सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन में भी बाहर, सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से इसको बाहर कर दिया था। अब इसको वाटर ट्रिब्यूनल ही देखेंगे, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के तहत वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ही देखेंगे। और इसके लिए बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, जैसे मान लो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, कृष्णा का है, रवि व्यास का है, ठीक है। और जो पेन्नार रिवर है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रख लो। नंदी हिल्स कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है और बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ और याद कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हो कि भाई कावेरी रिवर डिस्प्यूट कौन कौन से स्टेट के बीच में है, कृष्णा किस किस के बीच में है और रवि और व्यास किस किस के बीच में है। नेक्स्ट है वक्फ प्रॉपर्टी रेगुलेशन। ये पिछले साल बहुत न्यूज में था, इस साल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने वक्फ प्रॉपर्टी लीज एंड सर्वे मॉड्यूल लॉन्च कर दिया है। उम्मीद पोर्टल के तहत इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। और उम्मीद क्या, बस फुल फॉर्म याद कर लो, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट पोर्टल। उम्मीद पोर्टल क्या है, ये इसकी फुल फॉर्म है। वक्फ एक्ट के तहत 1995 जो है उसके तहत वक्फ प्रॉपर्टी गवर्न की जाती है। वक्फ क्या है, पार्लियामेंट रिलीजियस एंडाउमेंट अंडर इस्लामिक लॉ ऑफ चैरिटेबल पर्पज, मैनेज्ड बाय स्टेट वक्फ बोर्ड्स। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट वक्फ प्रॉपर्टी इन द वर्ल्ड। स्टेट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। उसके बाद नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है 2026 की, ठीक है। ये इसको इन्फोग्राफिक से देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इसको ड्राफ्ट किया है। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2005 वाली को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत इसको प्रिपेयर किया गया है। ओपन एक्सेस ट्रांसमिशन में मिल जाएगा। जनरेशन लाइसेंस्ड कर दिया है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन एंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को एस्टेब्लिश किया जाएगा। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन हो, एनर्जी ट्रांजिशन हो, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन हो और पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स आए। और इंडिया का जो टारगेट है 500 गीगावाट है नॉन फॉसिल कैपेसिटी का बाय 2030, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। उसके बाद क्या है, OI चिकी स्क्रिप्ट एंड 8 शेड्यूल। OI चिकी स्क्रिप्ट डेवलप की थी 1925 में बाय पंडित रघुनाथ मुर्मू। संथाली लैंग्वेज के लिए इसको यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पहले तो डायरेक्ट पूछा जाएगा। ओ चिकी स्क्रिप्ट यूज रिसेंटली इन न्यूज रिलेटेड टू विच लैंग्वेज, तो संथाली हो जाएगा। उसके बाद आप ये देख लो कि भाई जो हमारे 8 शेड्यूल है उसमें कितनी लैंग्वेज है, क्योंकि लैंग्वेज का टॉपिक अगर न्यूज में आया तो लैंग्वेज आपको पता भी होनी चाहिए। 22 लैंग्वेजेज हैं, जिसमें से 21, 71 एंड 92 ये 3 बार अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। तो और संथाली न्यूज में है, तो संथाली कब ऐड हुआ था, संथाली हुआ था आपकी 92 में अमेंडमेंट में 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंडर संथाली को ऐड हुआ था। और इसके अलावा बोडो, डोंगरी और मैथिली, BDS जो डॉक्टर करते हैं, BDS दांतों वाली, BDS में मास्टर्स। तो मैंने इसको ऐसे याद रखा हुआ है, BDS में मास्टर। तो BDS में मास्टर मतलब बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, ठीक है। तो ऐसे 4 लैंग्वेज आप याद कर सकते हो 92 की। और इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है वो 71 हुआ है और 21, और दोनों को ऐड करोगे तो 92। मतलब ये ट्रिक है याद करने की, 3 बार लैंग्वेज कैसे ऐड हुई है। उसके बाद क्या है, ऑफिशियल, अच्छा 8 शेड्यूल जो मेंशन है वो आर्टिकल 344 और 351 में भी मेंशन है, क्योंकि वो लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। और लैंग्वेज 343, 44 और 51 में क्या क्या है वो आगे है। ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी रिपोर्ट सबमिटेड हो गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। कौन सबमिट करता है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, क्योंकि वही इसके चेयरमैन होते हैं। ये हिंदी की प्रोग्रेस को रिव्यू करते हैं। इट रिव्यूज द प्रोग्रेस ऑफ द यूज ऑफ हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन द यूनियन। और ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। 30th ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी रिपोर्ट थी। आर्टिकल 343, 344 और 351 रेलेवेंट हो जाते हैं। 343 क्या कहता है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। 44 क्या कहता है, कमीशन एंड कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज।
और 51 क्या तक कहता है कि डायरेक्टिव्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। कमेटी ने रिकमेंड किया है कि एआई बेस्ड ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी को मल्टीलिंगुअल गवर्नेंस के लिए यूज किया जाएगा, कि भाई जो ट्रांसलेशन होना चाहिए हिंदी का वो एआई का यूज करके ही किया जाना चाहिए, तो उससे अच्छा रहेगा। उसके बाद क्या है, राइट्स टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है मेंस्ट्रुअल हाइजीन को ए फंडामेंटल राइट। ठीक है, एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया है आर्टिकल 21 के तहत उसको लिंक करके। आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को एक्सपेंड करके राइट टू हेल्थ, क्लीन एनवायरनमेंट, डिग्निटी, मेंस्ट्रुअल हाइजीन ऑल्सो कनेक्टेड विद इट, इसको बहुत बार इसको रिव्यू किया हुआ है। उसके बाद राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इक्वालिटी है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, सब आर्टिकल 21 का पार्ट बना के बहुत एक्सपेंड कर रखा है इसको। उसके बाद फॉर्म 7 है इलेक्शन कमीशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें, पहले तो क्या हो रहा था कि आप किसी का नाम खुद भी डिलीट कर पा रहे थे, कि एक नंबर पे ओटीपी आएगा, नंबर भी रजिस्टर्ड नहीं है, किसी भी नंबर से आप ऑनलाइन ओटीपी भी गेट कर सकते थे और उसका डिलीट करा सकते थे। तो इसको बाद में रिफॉर्म्स किए गए इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि भाई जिसका नंबर जो रजिस्टर होगा उसी से डिलीशन, उसी से सब कुछ होगा। तो क्या है, ये क्या है, इंक्लूजन ऑफ नेम इन द इलेक्टोरल रोल, ऑब्जेक्टिंग करनी है इसको, कि ऑब्जेक्ट करना है, रिक्वेस्टिंग डिलीशन ऑफ द वोटर्स नेम। इलेक्शन कमीशन जो एस्टेब्लिश हुआ था अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। ये कंडक्ट करता है इलेक्शन किस किस के, पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और रिमूवल कैसे होता है, लाइक सुप्रीम कोर्ट जज। और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 ईसी होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट माइलस्टोन, ये ममता बनर्जी पहली चीफ मिनिस्टर बन गई जिन्होंने अपने केस को खुद आर्ग्यू किया है सुप्रीम कोर्ट में। मुझसे ज़्यादा तो कुछ सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल हैं, आप देख लेना। ठीक है, 34 जजेज हैं अभी, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड करके। ठीक है, जज रिटायर होता है 65 की एज पे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हुआ था आर्टिकल 124 में, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन 131 में, एडवाइजरी 143 में है, सीट अभी न्यू दिल्ली में है, कैन बी चेंज्ड। बताओ कमेंट सेक्शन में कैसे, प्रेसिडेंट प्लस चीफ जस्टिस कौन किसकी एडवाइस है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद नेक्स्ट है अपना गवर्नेंस। गवर्नेंस में क्या है, नी वंदे मातरम गाइडलाइंस। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने गाइडलाइन इशू की है सिंगिंग ऑफ वंदे मातरम। भाई इतना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्या गाइडलाइन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फिर उसके बाद थोड़ा सा वंदे मातरम के बारे में देख लीजिए। वंदे मातरम रिटन हुआ था 1870 में बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। इट अपियर्ड इन हिज नॉवल आनंदमठ में, इसको 1882 में इसने अपियर हुआ था। उसके बाद 1896 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में इसको पहली बार गाया गया था, और हमने इसको नेशनल सॉन्ग मान लिया था आज़ादी के बाद 1950 में। और हमने पहले 2 स्टैंजाज को ही लिए थे, फर्स्ट 2 स्टैंजाज आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल सॉन्ग्स। वैसे इसमें 6 स्टैंजाज हैं शायद, मुझे जितना याद आ रहा है, कहीं तो मेंशन है शायद इसमें। ठीक है, 2025-26 मार्क्स द 150th एनिवर्सरी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द सॉन्ग। स्वदेशी मूवमेंट, बिपिन चंद्र पाल ने इसको एक वंदे मातरम के नाम से एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था, बंकिम चंद्र पाल ने, बीसी पाल ने, बिपिन चंद्र पाल ने स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे ही एक वंदे मातरम न्यूज़पेपर भी चालू किया था। तो इतनी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, इससे क्वेश्चन बन सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एचपीएससी और यूपीपीएससी में तो बन ही जाएगा, लेकिन क्या ज़्यादा ह्यू एंड क्राई हो गया था इस पे मैटर पे, तो यूपीएससी शायद अवॉइड करती है ऐसी चीज़ें। उसके बाद क्या है, प्रहार क्या है, नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है। इधर देखो आप इन्फोग्राफिक से, नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है। इंडिया अडॉप्टेड प्रोएक्टिव जीरो टॉलरेंस काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्राइन नेम्ड प्रहार। प्रहार क्या है, प्रिवेंशन, रिस्पॉन्स, एग्रीगेटिंग ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ, एटेन्यूएटिंग एनेबलिंग कंडीशंस फॉर ऑफ टेररिज्म, रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन। या आप याद कर सकते हो, प्रहार की फुल फॉर्म है। और ये प्रहार क्या है, जनरली बस इसमें पता है क्वेश्चन क्या बनता है, मतलब जितना मेरी समझ कहती है कि भाई डॉक्ट्राइन नेम्ड प्रहार वाज रिसेंटली इन न्यूज, क्या है, किससे रिलेटेड है, तो इसे पूछेगा भाई कि आपको इंडस्ट्रीज को बूस्ट करना है, आपको टेररिज्म को काउंटर करना है, आपको नक्सलिज्म को काउंटर करना है, ऐसे करके पूछा जाएगा। तो आपको बताना है भाई जीरो टॉलरेंस काउंटर टेररिज्म पॉलिसी डॉक्ट्राइन है प्रहार। और प्रहार की फुल फॉर्म बहुत मुश्किल है पूछी जानी, फिर भी आप देख लो, प्रिवेंशन है, रिस्पॉन्स है, एग्रीगेटिंग है, ये सब उसमें आता है। और मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन है, कौन कौन सी एजेंसी, एनआईए, आईबी और रो।
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, प्रमोट्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एंड ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम भी इसमें ग्लोबल लेवल पे इंडिया पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद क्या है, ऑपरेशन डिमोलिशमेंट, ये नक्सल्स को फोर्सेस क्या है, 200 प्लस नक्सल लिंक्ड मेमोरियल्स इन महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रॉय किए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और इसमें तो भाई कमेंडेबल जॉब है अपने एमएचए डिपार्टमेंट की, एमएचए की, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की, अपने अमित शाह जी की, आप बोल सकते हो। ड्रास्टिकली जो होता है ना किसी चीज़ पे, जो एकदम गिरावट होती है, ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है नंबर ऑफ नक्सल्स पर्सनल्स, नक्सल्स इंसिडेंट्स, जितना भी आप मानोगे बहुत अच्छा काम किया है इसमें। अब बहुत सारे 2 डिस्ट्रिक्ट्स बचे हैं और उसमें भी इंसिडेंट इक्का दुक्का बचे हैं, बहुत लोगों ने इसमें सरेंडर कर दिया है। ठीक है, तो आप ये बहुत अच्छी बात हुई है पिछले 10 साल में। और इसमें कौन कौन सी एजेंसीज हैं, सीआरपीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स लगी है, वहाँ की स्टेट पुलिस भी लगी हुई है, और फिर कमांडो बटालियन फॉर द रेजोल्यूट एक्शन एंटी नेशनल एक यूनिट बनाई थी, वो भी कोबरा, वो भी लगी हुई है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है पीएम राहत स्कीम। राहत क्या है, रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट। ठीक है, ये आप याद कर लो, राहत जो है, राहत स्कीम है वो किससे रिलेटेड है, ये है रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड है। कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट होगा अप टू 1.5 लाख का, फर्स्ट 7 डेज आफ्टर रोड एक्सीडेंट इसमें एप्लीकेबल है। गोल्डन आवर एक इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट आवर आफ्टर ट्रॉमा, ये उसके उसमें ट्रीटमेंट पे फोकस करता है। इसमें गोल्डन आवर में तो आप कहीं भी जाके फ्री में इलाज करा सकते हो। और गोल्डन आवर ट्रीटमेंट जो पिछले गवर्नमेंट लेके आई थी, उसने सिग्निफिकेंट मोर्टेलिटी में रिमूवल मतलब रिड्यूस किया भाई, मोर्टेलिटी रोड एक्सीडेंट में बहुत सिग्निफिकेंटली कम हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इसको इंप्लीमेंट करता है। इंडिया रिकॉर्ड्स वन ऑफ द हाईएस्ट रोड एक्सीडेंट फैटेलिटीज ग्लोबली, मतलब इंडिया में रोड एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा डेथ होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। पीएम सूरज पोर्टल, सूरज पोर्टल भाई क्रेडिट फैसिलिटी, क्रेडिट सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योरशिप है, एससी एसटी और ओबीसी और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पे ज़्यादा फोकस है। 15 लाख तक का लोन असिस्टेंस दिया जाता है। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेड किसके द्वारा की जाएगी, नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NBCFDC। ठीक है, इसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इतना ही है। पीएम दक्ष योजना, यही पूछा जाएगा, पीएम दक्ष योजना इज रिलेटेड टू क्या है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, जिसमें एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, भाई कर्मचारी, एज ग्रुप क्या है 18 से 45 है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, संकल्प, संकल्प स्कीम में क्या है, स्कीम स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशंस। इतना याद कर लो कि स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर द लाइवलीहुड प्रमोशंस के लिए संकल्प एक स्कीम है, वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स की स्कीम है। इम्प्रूव क्वालिटी गवर्नेंस ऑफ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद छोड़ो, स्किल इंडिया डिजिटल हब, SIDH, सिद्ध, सिद्ध क्या है, स्किल इंडिया डिजिटल हब है। कैंपेन क्या है, बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है। कैंपेन का स्लोगन क्या है, बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है क्या ये, स्किल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो अमिताभ बच्चन द्वारा प्रमोट करवाया गया है और पार्ट ऑफ स्किल इंडिया मिशन है। 2015 में जो लॉन्च हुआ था स्किल इंडिया मिशन, उसके तहत सिद्ध एक पोर्टल है, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इंडस्ट्रियल डिमांड है, ये सब नॉर्मल बातें हैं। उसके बाद विंध्यांजलि क्या है, विंध्यांजलि इनिशिएटिव कौन सी मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। ये जन भागीदारी पब्लिक पार्टिसिपेशन प्रोग्राम है, वही इतना इंपॉर्टेंट है। वॉलेंटरी को स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से कनेक्ट करता है वॉलेंटियर्स को। ठीक है, फिर से मेंटरशिप, टीचिंग असिस्टेंस और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं है, जन भागीदारी है कि भाई आप, मैं एक स्कूल में जाऊं और वहां जाके बताऊं कि भाई क्या मैंने अचीव किया, कैसे आप कर सकते हो, वो बस उस तरीके का एक प्रोग्राम है विद्यांजलि इनिशिएटिव। उसके बाद है सभासार इनिशिएटिव। सभासार क्या है, इन AI इनेबल्ड वॉइस टू टेक्स्ट मीटिंग समराइजेशन टूल है। क्या है, टेक्स्ट वॉइस टू टेक्स्ट मीटिंग समराइजेशन टूल है। 1 लाख से ऊपर ग्राम पंचायत ने इसको यूज किया है और ग्राम सभा मीटिंग्स को समराइज करने के लिए इसको यूज किया गया है। सभासार इनिशिएटिव, सभासार क्या है, AI इनेबल्ड एक टूल है
जो आप बोलते हो, जैसे मीटिंग चल रही ग्राम पंचायत की, जो ग्राम पंचायत की मीटिंग में बोला उसको कंपाइल करके एक टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, और ये सब पंचायत में यूज किया जा रहा है। उसके बाद पैमाना वेब पोर्टल। पैमाना वेब पोर्टल किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, सॉरी मोस्पी की है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की है, ठीक है। और सेंट्रल सेक्टरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को ट्रैक करती है पैमाना। आप पैमाना को इधर से देखिए, पैमाने को इधर से देखेंगे, ये मिनिस्ट्री है, ठीक है। यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द सेंट्रल सेक्टरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जो है उसको मॉनिटरिंग करती है। ये इधर इसके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है कि भाई प्रोजेक्ट, इतने प्रोजेक्ट हैं, इतनी कॉस्ट है, प्रोग्रेस 68% है, ऐसे तरीके से पूरा एक चार्ट बना देगी पैमाना, और कहाँ पे है लोकेशन बता देगी, पूरा पैमाना पोर्टल हो जाएगा, ठीक। कवर्स प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 150 करोड़ या उससे ज़्यादा के प्रोजेक्ट हो उनको देखेगा, और रिप्लेसिस ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम जो 2006 का है उसको रिप्लेस करेगा। रियल टाइम मॉनिटरिंग इन लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, बेटर डिसीजन मेकिंग एंड टाइमली एग्जीक्यूशन, ये नॉर्मल बात है। उसके बाद क्या है? राजमार्ग प्रवेश पोर्टल, NHAI का है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है राजमार्ग प्रवेश पोर्टल। ये मिनिस्ट्री आपको पता ही है। पोर्ट्स प्रोवाइड्स फास्ट अप्रूवल ऑफ यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग नेशनल हाईवे। मतलब नेशनल हाईवे है, उसके कोई पेट्रोल पंप है, खाने का है, यूटिलिटी सेंटर है, कुछ भी बनना है, इसके लिए फास्ट अप्रूवल देता है कौन? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अंडर NHAI एक्ट के तहत बनी थी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर आती है राजमार्ग प्रवेश पोर्टल। उसके बाद क्या है? NPS स्वास्थ्य पेंशन स्कीम, ये पफरडा ने इंट्रोड्यूस की है, और 25% का आप पेंशन कॉर्पस से विड्रॉल कर सकते हो फॉर OPD हेल्थ केयर एक्सपेंसेस। मतलब बुजुर्ग लोगों के लिए स्वास्थ्य पेंशन, NPS स्वास्थ्य पेंशन स्कीम के तहत, ठीक है। पफरडा आपको पता ही है, NPS को रेगुलेट यही करती है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और अवेलेबल वंस कॉर्पस रिचेज, अगर 50,000 से आपका ज़्यादा आपका कॉर्पस हो जाता है तब आप इसमें से निकाल सकते हो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हो। भारत विस्तार प्लेटफॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। भारत विस्तार पोर्टल, आपको समझ में नहीं आएगा प्लेटफॉर्म किससे रिलेटेड है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि AI बेस्ड एग्रीकल्चर एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है। तो नहीं, अगर कोई पूछे कि किसान के लिए, फार्मर्स के लिए क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है, ठीक है। ये किस किस को? एग्रीस्टैक को, ICAR को, और भाषिनी। भाषिनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, AI लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है, जो कि किसानों को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेज में, भाषिनी मतलब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेज में उनको उनकी फसल के बारे में, है ना, वो क्या उसमें बो सकते हैं, मतलब क्या फसल उगा सकते हैं, कौन सी फसल से क्या फ़ायदा होगा, मानसून कैसा रहेगा, ये सब उसमें भाषिनी में वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेज में बताया जाएगा। और बजट एलोकेशन है इसका 150 करोड़। बट आपको ये बताना चाहिए कि भारत विस्तार जो प्लेटफॉर्म है किससे रिलेटेड है? ये AI बेस्ड एग्रीकल्चर एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एडवाइजरी क्या क्या है? वेदर बाई फोरकास्ट है, क्रॉप प्रैक्टिस, मैंने आपको बता दिया, MSP क्या रहेगा सब बता देता है। और डिजिटल एग्रीकल्चरल डाटाबेस को एग्रीस्टैक बोलते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नॉलेज सिस्टम को ICR बोलते हैं। इन सबको इंटीग्रेट कर देगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2, पहला पार्ट आया था, दूसरा प्रोग्राम है, दूसरा पार्ट है। ये जो जितने भी अपने बॉर्डर के आसपास विलेजेज होते हैं, ठीक है, ये जैसे अभी क्या है, चचर डिस्ट्रिक्ट में असम के नथनपुरा गांव है, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। एक 334 ब्लॉक्स, 140 बॉर्डर विलेज को ये कवर करता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना इंटरनेशनल बॉर्डर विलेजेस पे, ताकि बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़े अपनी, ठीक है। उसके बाद क्या है? नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0, 26 से 30 के लिए इसको गवर्नमेंट ने फ्रेमवर्क बनाया है। नीति आयोग ने इसको डेवलप किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? अनलॉक वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट, ठीक है। मतलब डिसइन्वेस्टमेंट टाइप होती है कि भाई आपने पैसा, कोई चीज़ गवर्नमेंट है उसको डिसइन्वेस्टमेंट करके उसका पैसा इकट्ठा करना है, ठीक है। लीजिंग एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्राइवेट सेक्टर फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट, प्राइवेट सेक्टर को वो इंफ्रास्ट्रक्चर दो, वहाँ से पैसा मिलेगा, उसको नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि डिसइन्वेस्टमेंट होता है, प्राइवेटाइजेशन नहीं होता, मतलब कंट्रोल फिर भी गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। जैसे नेशनल हाईवे, रेलवे, पावर ट्रांसमिशन लाइन, एयरपोर्ट्स, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको प्राइवेट को हैंड ओवर, मतलब एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राइवेट सेक्टर को
बेटर एफिशिएंसी के लिए दे दो, प्राइवेटाइजेशन नहीं बोलेंगे उसको, डिसइन्वेस्टमेंट बोलेंगे या फिर लीजिंग बोलेंगे। अर्लियर ये 21 से 25 में चली थी, 6 लाख करोड़ मोबिलाइज करने का एम था। उसके बाद छोड़ दो, उसके बाद है समृद्ध स्कीम। समृद्ध क्या है? स्टार्टअप एक्सेलरेटर ऑफ माइती फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। माइती मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। सपोर्ट्स टेक्निकल स्टार्टअप एंड इनोवेशन इकोसिस्टम, ठीक है। प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस, मेंटरशिप, एक्सेलरेटर प्रोग्राम, अराउंड 373 स्टार्टअप सपोर्टेड सो फार। फोकस एरिया कौन कौन से हैं? एआई है, साइबर सिक्योरिटी है, ब्लॉकचेन है, हेल्थ टेक्नोलॉजी है। समृद्ध है, समृद्ध स्कीम किसकी है? माइटी की है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है। टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन सिस्टम को सपोर्ट करती है, ठीक है। उसके बाद क्या है? फर्स्ट सीबीडीसी बैंक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना। सीबीडीसी बेस्ड पीडीएस सिस्टम कहाँ लॉन्च हो गया? गांधीनगर गुजरात में। इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि भाई बस फर्स्ट सीबीडीसी बेस्ड पीडीएस सिस्टम कहाँ हुआ है? लॉन्च गुजरात गांधीनगर में, ठीक है। गांधीनगर गुजरात में इसको लॉन्च किया है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, पहली लाइन है। उसके बाद ये है कि सीबीडीसी क्या है, ये भी आप देख सकते हो कि यूज ई रूपी, इंडियन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ई रूपी यूज करती है। सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज ए डिजिटल फॉर्म ऑफ सॉवरन करेंसी इशूड बाय आरबीआई, ठीक है। डिजिटल फॉर्म की करेंसी है। सीबीडीसी को पायलट प्रोजेक्ट में 2022 में लॉन्च किया था। पीडीएस इसमें क्या है? पीडीएस सब्सिडीज आर ट्रांसफर्ड एज डिजिटल टोकन्स, मतलब इसमें डिजिटल टोकन्स में पीडीएस शॉप्स में उनको दे दिया जाएगा सीबीडीसी, और वो वहाँ से कहीं जाके खरीद सकते हैं। मतलब इससे क्या होगा आपका? जैसे घोस्ट बेनिफिशियरी एलिमिनेट हो जाएंगे, जो करप्शन एट फेयर प्राइसेस शॉप्स पे जो करप्शन होता है, पीडीएस शॉप्स पे जो करप्शन होता है वो बच जाएगा आपका, है ना। आपके पास टोकन आ जाएगा, डिजिटल टोकन, आप जाओ उसको रिडीम करा लो फेयर प्राइसेस शॉप्स पे, ठीक है। राइस, व्हीट, शुगर, ये केरोसिन, ये सब डिस्ट्रीब्यूट करते ही हैं। युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम, ये क्या है? यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव दे दिया है, अप्रूव कर दिया है नेशनल म्यूजियम कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। कहाँ पे? नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक इन न्यू दिल्ली, ठीक है। दिस बिल्डिंग करंटली हाउस ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में रहती है, ठीक है। इसको यूगे युगिन भारत नेशनल म्यूजियम के नाम पे इसको अप्रूवल दे दिया कि इनको बनाया जाएगा। अभी क्या है, ये करते हुए भवन में चली जाएंगी, जो अभी वो विस्टा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था ना, जिसमें पार्लियामेंट भी बनना था, फिर ऐसी ऐसी 10 बिल्डिंग बनेंगी जिसमें सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं, उनके एम्प्लॉय हैं, वो उसमें काम करेंगे। तो अब जो ये पुरानी मिनिस्ट्री जिस ब्लॉक्स में रहती थी, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, इनको म्यूजियम बना दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? सेवा तीर्थ कम्प्लेक्स। अब तो मेट्रो का नाम भी सेवा तीर्थ हो गया है उद्योग भवन वाले का, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के न्यू ऑफिस कम्प्लेक्स का नाम कर दिया है सेवा तीर्थ कम्प्लेक्स। पीएमओ लोकेटेड इन साउथ ब्लॉक विल रिप्लेस पीएमओ लोकेटेड इन साउथ ब्लॉक। आर्कियोलॉजिकल डिजाइन इंस्पायर्ड बाय चन्नकेश्वर टेम्पल, बेल्लूर कर्नाटका। ये इंपॉर्टेंट है भाई, किससे इंस्पायर? और ये मंदिर का डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भाई चन्ना केशवा टेम्पल वाज रिसेंटली इन न्यूज, कहाँ है? बेल्लूर कर्नाटका। और ये 12वीं शताब्दी में होयसाला डायनेस्टी ने इसको बनाया था, ठीक है। उसके बाद क्या है? अग्निपथ स्कीम रिजर्वेशन। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी 20% रिजर्वेशन रिटायर्ड अग्निवीर को दे दिया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अग्निपथ को तो आप बहुत दिनों से पता ही है, 22 में लॉन्च की थी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने। अग्निवीर 17.5 साल से 21 साल के रिक्रूट किए जाएंगे, 4 साल की सर्विस देंगे। रिटायर होने के बाद 25% रिटेन कर लिए जाएंगे, लेकिन अब ये बढ़ा के 50% करने की बात चल रही है, हो भी गई होगी, क्योंकि चलती रहती है बीच में। अब डॉक्यूमेंट हुआ नहीं हुआ वो पता नहीं, कई बार डिफेंस मिनिस्टर भी बोल चुके हैं, ठीक है। बाकी को सेवा निधि पैकेज एक मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स रिजर्वेशन के साथ आ भी चुकी हैं। कुछ स्टेट स्पेसिफिक इनिशिएटिव देख लो, जैसे उत्तर प्रदेश का क्या इनिशिएटिव है? 250 बेड का लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर बनेंगे, ठीक है, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में, ठीक है। एक जनपद एक व्यंजन स्कीम, ट्रेडिशनल रीजनल क्यूजिन्स को बढ़ावा देने के लिए है कि भाई एक जनपद, जनपद मतलब जो होता है ना जनपद सीओ वगैरह जनपद बनते हैं ब्लॉक लेवल पे, तो एक जनपद एक व्यंजन, एक खान पान का एक आइटम। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से इंस्पायर है।
उसके बाद क्या है, राजस्थान के कुछ इनिशिएटिव हैं। अलवर डिस्ट्रिक्ट बिकम द इंडिया फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विद 100% इंश्योरेंस कवरेज। ठीक है, एक बड़ा कमाल की बात है। पार्ट ऑफ इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 के रोड मैप को ये उसका पार्ट है। होम स्टे स्कीम 2026 में लॉन्च की थी रूरल टेररिज्म को, टूरिज्म को, टेररिज्म निकल गया गलती से, रूरल टूरिज्म को, लोकल एम्प्लॉयमेंट को और कल्चरल एक्सपीरियंस को। राजस्थान क्या है, मेजर है, जयपुर है, उदयपुर है, जैसलमेर है, रणथंभौर है, यहाँ पे टूरिज्म आता है। तो होम स्टे मतलब क्या है कि लोग आएंगे, अपने घर में ही लोग एक कमरा या 2 कमरे ऐसे बना के रखेंगे, तो ये होम स्टे स्कीम के तहत फिर उनको वहाँ के कल्चरल से मतलब अवगत कराया जाएगा। ठीक है, दे विल फील दैट दे लिव इन राजस्थान। और सेम एक स्कीम आई थी, नॉर्थ ईस्ट में भी आई थी, वो भी हमने किसी मंथ में पढ़ी थी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से उसकी थी, स्टेट में थी। मोस्ट प्रोबेबली नागालैंड मुझे याद आ रहा है, बट ठीक, आप बताइए एक बार देख के। दिल्ली में इनिशिएटिव है लखपति बिटिया योजना, फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगी, फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर गर्ल चिल्ड्रन। ठीक है, सीएम स्किल डेवलपमेंट स्कीम क्या है, 4800 स्टाइपेंड देती है और 12,000 ट्रैवल अलाउंस देती है। स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट स्कीम। उसके बाद क्या है, ऑपरेशन सशस्त्रा, इलीगल ऑनलाइन डिस्प्ले ऑफ वेपन्स को कर्ब करने के लिए है। भाई इलीगल कोई ऑनलाइन डिस्प्ले ऑफ वेपन करता है उसको कर्ब करने के लिए, क्रैक डाउन करने के लिए है ऑपरेशन सशस्त्रा। ठीक है, ताकि जो गन कल्चर है, गैंग कल्चर है, गन ग्लोरिफिकेशन है, इसको बंद किया जाए। केरला के कुछ इनिशिएटिव देख लो। इंडिया का फर्स्ट एल्डरली बजट है, केरला ने इंट्रोड्यूस किया है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मैंने डाल दिया, फिर भी आप देख लेना। केरला है वन हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, 1,000 मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस वुमेन को दी जाएगी, 17 सुरक्षा पेंशन। पंजाब मुख्यमंत्री सेहत योजना है, कैशलेस इलाज 10 लाख तक का। मध्य प्रदेश में क्या है, भावंतर योजना मस्टर्ड क्रॉप के लिए भी इन्होंने एक्सटेंड कर दी है, और ताकि उनको भी एमएसपी दिया जाएगा। और एमएसपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइसेस डिटरमाइन करता है, और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो उसको बाद में जो अप्रूव करती है। महाराष्ट्र के कुछ इनिशिएटिव हैं। इंडिया का फर्स्ट मेनोपॉज क्लिनिक्स बन गया है, महाराष्ट्र ने लॉन्च कर दिया है। और सोंढाला विलेज के लिए डिक्लेयर्ड कास्ट फ्री विलेज, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई सोंढाला एक विलेज है, वो कास्ट फ्री विलेज डिक्लेयर हो गया। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमी आती है हमारी। ठीक है, वो इकोनॉमी में देखेंगे। इकोनॉमी में सबसे पहला आर्टिकल है बायो फार्मा शक्ति मिशन। ठीक है, इधर देखो, बायो फार्मा गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है बायो फार्मा शक्ति मिशन टू स्ट्रेंथन इंडिया बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए। एलोकेशन है 10,000 करोड़ का नेक्स्ट 5 साल के लिए। शिफ्ट इंडिया फ्रॉम जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग टू बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर्स एंड एडवांस्ड थेरेपीज। ठीक है, बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर एंड एडवांस थेरेपी फोकस। डिजीज कौन सी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रिस्पॉन्सिबल फॉर नियरली 57% जो डेथ हो रही है डिजीज के कारण। कम्युनिकेबल और नॉन, पहले हमारा फर्स्ट फोकस होता था मोस्टली कम्युनिकेबल पे, लेकिन पिछले कुछ साल में ये शिफ्ट हो गया, अभी नॉन कम्युनिकेबल पे हो गया। जैसे नॉन कम्युनिकेबल में जैसे हार्ट अटैक ये सब आ गया, डायबिटिक और ये सब। और किस किस की सपोर्ट से है, डीबीटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल बिराक की सपोर्ट से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और बिराक क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पीएसयू अंडर डीबीटी है, प्रमोट्स बायोटेक इनोवेशंस एंड स्टार्टअप को ये प्रमोट करती है। लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ जेनरिक मेडिसिन है ग्लोबली कौन, इंडिया। ठीक है, फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड भी बोलते हैं इंडिया को। ठीक है, और ये बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर्स और एडवांस थेरेपीज, इस पे फोकस रहेगा, भी जेनरिक ड्रग मेडिसिन से शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, बायोसिमिलर होते हैं जो बायोलॉजिक्स जैसा काम करते हैं पर दिखते नहीं है, मतलब इन इन इफेक्ट या फिर इन टेक्निकली बोले तो आप मेडिकल की टर्म में जैसे सेम इफेक्ट देने वाली चीज़ें, मतलब सेम चीज़ पे काम करने वाले, मान लो कोई सिर दर्द है तो सिर दर्द पे काम करने वाले जो बायोलॉजिक्स के सिमिलर हैं उसको बायोसिमिलर्स बोलते हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 क्या है, 1,000 करोड़ का ये एलोकेशन हुआ। ये सब बजट की स्कीम्स आ गई हैं 2-3,
क्योंकि बजट्स में ये सब मेंशन थी, बजट स्पीच में मेंशन थी, और माइटी इसको इम्प्लीमेंट करेगी। ये आप इतना याद नहीं रख पाओगे। इससे क्या करना है कि डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है, इंपोर्ट को रिड्यूस करना है। यही होता है देखो दोस्तों। और ये सेमीकंडक्टर कहाँ कहाँ एसेंशियल है? सेमीकंडक्टर हर उस चीज़ में इम्पोर्टेंट है जहाँ पे आपकी स्क्रीन्स आती हैं, है ना, स्मार्टफोन्स जितने भी हुए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुई, या डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स सब में यूज होता है। उसके बाद है खेलो इंडिया मिशन में क्या है? ये क्या है? स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग को के लिए कुछ कुछ किया गया है कि भाई एक्सपेंशन ऑफ खेलो इंडिया मिशन टू प्रमोट स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, 500 करोड़ का एलोकेशन है। वही बजट की हैं सारी स्कीम्स, ताकि हम 2036 में ओलंपिक गेम्स की बिड कर पाएँ। ठीक है। खेलो इंडिया 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स ने लॉन्च किया था। टैलेंट डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रास रूट स्पोर्ट्स पे फोकस करने के लिए इसको बनाया गया था। उसके बाद अर्बन चैलेंज फंड, ये भी वही एलोकेशन है, 1 लाख करोड़ का है। बजट 26-23 में इसको बोला है। और टारगेट सिटी क्या है? 1 मिलियन से ज़्यादा जिसकी पॉपुलेशन है, 10 लाख से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, ठीक है। और सेंटर 25% देगा, स्टेट 25% देगा, और प्राइवेट और मार्केट 50% देंगी। तो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके मार्केट ड्रिवन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है कि भाई एक शहर की पूरी कायाकल्प बदल दी जाए, ताकि उसमें अ, एक प्राइवेट सेक्टर या कोई कंपनी आके गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट दोनों के साथ मिलके उसको अर्बन चैलेंज फंड ले, है ना। ये इनिशिएटिव है बजट का। 1 लाख करोड़ अलोकेट हो गया है। इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। देखो ये इनका 50-25-25 स्मार्ट सिटी मशीन मिशन जो कम्प्लीमेंट्स करता है अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन उन दोनों को कम्प्लीमेंट करता है। मतलब उन्हीं का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, बस ऐसा बोल लो। मार्केट ड्रिवन अप्रोच टू बिल्ड फ्यूचर रेडी, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव सिटीज। ठीक है। उसके बाद क्या है? सी मार्ट। सी मार्ट मतलब आगे से सी है तो वुमेन से रिलेटेड है कुछ। वुमेन लेड रिटेल एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है। एस्टेब्लिश्ड कम्युनिटी ओन रिटेल आउटलेट रन बाय वुमेन। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको देखेगी। बस। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये तो हमने कर दिया है ना। मोनेटाइजेशन इज नॉट प्राइवेटाइजेशन। ठीक है। पैसा प्राइवेट सेक्टर को दे के, जैसे एस्टेट में क्या क्या है, रोड है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क है, वेयर हाउसेस है। अनलॉक द वैल्यू ऑफ द गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बाय गिविंग, प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, पैसा इकट्ठा होगा, फिर वो पैसा कहीं और लगेगा, इंडिया की ग्रोथ एक्सेलरेट हो जाएगी। मोनेटाइजेशन मीन्स लीजिंग गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स टू द प्राइवेट ऑपरेटर्स। टारगेट एसेट मोनेटाइजेशन है 16 लाख करोड़ का, बहुत ज़्यादा है, एम है, बहुत ज़्यादा एम है। ठीक है। उसके बाद क्या है? बेस ईयर कुछ रिवाइज हुए हैं, ये आप रख लो याद। इम्प्लीमेंटेड का है कौन? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें जीडीपी और सीपीआई आए हैं। जीडीपी का बेस ईयर चेंज्ड हो गया है, वो 22-23 हो गया है, और सीपीआई का 24 हो जाएगा। और सीपीआई में जो बास्केट है वो भी 12 डिवीजन कर दिए, पहले 6 थे, क्योंकि देखो अभी समय बदल रहा है, लोगों की डिमांड बदल रही है। जैसे पहले कहाँ था कि भाई लोग घर में वाईफाई यूज करेंगे, वाईफाई से टीवी चलाएंगे, है ना। फिर लोगों की रैपिडो, ये सब कहाँ किसको पता था कि जोमेटो स्विगी से खाना आएगा, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये इन सब को देखते हुए नया सीपीआई की बास्केट्स भी रिवाइज करनी चाहिए, है ना। और नया सीपीआई का बेस ईयर भी आना चाहिए, ताकि जो चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न है और इकोनॉमिक डाटा में जो इम्प्रूव कर सके एक्यूरेसी। और एनएसओ प्रिपेयर करता है जीडीपी एस्टिमेट्स, जो है एनएसओ प्रिपेयर करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और मॉस्पीस को इम्प्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे। इसमें क्या है? गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है इंडिया का फर्स्ट नेशनल वाइड हाउस होल्ड इनकम सर्वे कंडक्टेड बाय एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अर्लियर इंडिया रिलाइड मेनली ऑन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। अभी नेशनल हाउस फर्स्ट हो जाएगा अपना। ठीक है। ठीक है। तो फर्स्ट नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया करने का। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी अभी रेपो रेट कितना कर दिया है?
मेंटेन करने के लिए बोल दिया 5.25%। और MPC जनरली इन्फ्लेशन टारगेट भी लेके चलती है कि भाई 4 ± 2, है ना। पूरा मॉनेटरी पॉलिसी इसके हाथ में चलती है, फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट के हाथ में चलती है। तो मॉनेटरी में क्या क्या, जैसे रेपो, रिवर्स रेपो, ये सब इन्फ्लेशन टारगेट ये सब करते हैं, ठीक है। और RBI एक्ट 1934 के तहत RBI एस्टेब्लिश हुआ था, जिसके अंडर एक MPC है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। वो RBI एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत क्रिएट की गई थी। 6 मेंबर है, 3 फ्रॉम RBI, 3 नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। RBI का जो गवर्नर है वो चेयरपर्सन होता है। कोरम होता है 4 लोगों का। इकोनॉमिक प्रोजेक्शन क्या है, CPI इन्फ्लेशन फोरकास्ट है 2.1% और रियल GDP ग्रोथ फोरकास्ट है 7.4%। नॉमिनल नहीं है, रियल है, तो रियल है 7.4। तो अगर इसमें ये ऐड कर दोगे रफली तो 9.5 का हमारा नॉमिनल है, जो कि कम है। हमारा टारगेट था 12 के 13 के आसपास रहे, जिसमें इन्फ्लेशन 4 से रहे और हम 8-9% से ग्रो करते रहे। एक बार समझाऊँ आपको ये चीज़। देखो, इन्फ्लेशन एडजस्टेड होने के बाद, नॉर्मल लेमन में समझेंगे, इन्फ्लेशन एडजस्टेड होने के बाद उसको बोलते हैं हम रियल GDP ग्रोथ, और वैसे होती है नॉमिनल GDP ग्रोथ। तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि 4 से 5% या 3 से 5% के बीच में हमारा इन्फ्लेशन रहेगा, जो कि अच्छा भी है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता रहता है। लोअर इन्फ्लेशन इज ऑल्सो नॉट दैट गुड, ठीक है। तो नॉमिनल का हमारा था कि 12% के आसपास ग्रो करना चाहिए, जिसमें से 3-4 माइनस करके 8% से हम ग्रो करेंगे। लेकिन हमारा इन्फ्लेशन इतना लो है कि हमें रियल GDP अपना अच्छा लगता है, कि इससे नॉमिनल GDP कितना हुआ, नॉमिनल GDP हुआ 9 - 2, मतलब 7% आपका रियल है, 9 हमारा नॉमिनल। नॉमिनल बहुत कम है हमारा ना, नॉमिनल GDP शुड बी अराउंड 12%। इंडिया US ट्रेड डील ये चलती रहती है, 50% से घटा के 18% टैरिफ कर दिया है। डेयरी, शुगर, मिलेट्स ये सब एक्सक्लूड हो गए हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी फिर भी देख लो। इधर ट्रेड डील हुई है, ए मेजर स्टेप टुवर्ड द स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड बैलेंस्ड म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड। 50% लगा दिया था टैरिफ हम पे, फिर 18 कर दिया है। इंडिया US का जो बायलेटरल ट्रेड है वो $190 बिलियन से भी ज़्यादा है। सेंसिटिव सेक्टर्स को एक्सक्लूड कर दिया है, ये सब सेंसिटिव सेक्शन है। व्हाट इज डील एम्स टू अचीव बूस्ट एक्सपोर्ट विद लो टैरिफ, स्ट्रेंथन सप्लाई चेन कोलैबोरेशंस, इंप्रूव मार्केट एक्सेस एंड रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स। की इंडियन एक्सपोर्ट टू US कौन कौन से हैं? स्मार्टफोन्स, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स। तो ये आप देख लो है ना। उसके बाद क्या है, इंडिया GCC फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो GCC ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस GCC इंपॉर्टेंट है कि GCC में कौन कौन से देश आते हैं। सऊदी अरबिया, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन एंड ओमान। ये आप याद कर लो कि 6 कंट्री हैं। कौन कौन से हैं? सऊदी अरबिया, UAE, कुवैत, बहरीन, ओमान और कतर, ठीक है। ऐसे है ना, सऊदी अरबिया ये ऐसे है, इधर ये ऐसे बन के कंट्री बने हुए हैं इसके चारों तरफ। तो सऊदी अरबिया, उसके बाद कतर, UAE, बहरीन, ऐसे करके ओमान, ये सब देख लो आप। इंडिया मलेशिया इम्पैक्ट फ्रेमवर्क। इम्पैक्ट क्या है? इंडिया मलेशिया पार्टनरशिप फॉर एडवांस्ड कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। इम्पैक्ट क्या है? इंडिया मलेशिया पार्टनरशिप फॉर एडवांस्ड कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। साइन कहाँ हुई है? प्राइम मिनिस्टर जब कोलालमपुर गए थे वहाँ पे साइन हुई है। ट्रेड कोऑपरेशन है, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन है, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन है। एशियान का पार्ट है मलेशिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंडिया UK सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ है, इधर देखो, है ना। बायलैटरल एग्रीमेंट टू प्रिवेंट ड्यूअल सोशल सिक्योरिटी टैक्सेशन, तो ताकि दोनों कंट्री में टेररिज्म ना फैले, ताकि सोशल सिक्योरिटी पर टैक्सेशन यहाँ इंडिया में भी लगे फिर वहाँ भी लगे, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए बायलैटरल एक एग्रीमेंट हुआ है। मेजर स्टेप टू सपोर्ट मोबाइल प्रोफेशनल्स, स्ट्रेंथन इकोनॉमिक टाइज एंड एनहेंस्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। व्हाट इज इट? क्या है ये भाई? बायलैटरल पैक्ट है बिटवीन इंडिया एंड UK टू प्रिवेंट वर्कर्स फ्रॉम पेइंग सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन इन बोथ द कंट्रीज एट द सेम टाइम। भाई मतलब जो इंडिया के वहाँ काम करने गए हैं या वहाँ से कुछ लोग यहाँ काम करने आए हैं, तो हम यहाँ भी उन पर सोशल सिक्योरिटी टैक्स ना ले लें और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन वहाँ भी ना ले लें, तो दोनों जगह ना ले लें, इसलिए एक एग्रीमेंट हुआ है। इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे मोबाइल वर्कर हुए, है ना। उसके बाद क्या है, टेम्प्रोरी वर्कर्स पोस्टेड इन इंडिया फ्रॉम UK और टू UK फ्रॉम इंडिया।
की बेनिफिट क्या है? एंश्योर वर्कर्स डू नॉट कंट्रीब्यूट टू सोशल सिक्योरिटी सिस्टम साइमल्टेनियसली, अवॉइड डबल टैक्सेशन, रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन, और ये सब नॉर्मल बातें हैं। हाउ इट वर्क्स? ए वर्कर इज पोस्टेड टू अदर कंट्री टेम्परेरली, होम कंट्री इशूड ए सर्टिफिकेट ऑफ कवरेज, वर्कर्स कंटिन्यू कंट्रीब्यूटिंग टू द होम कंट्री सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स ओनली, मतलब जो वहाँ की अपनी होम कंट्री उसी में सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन करता रहे। नो कंट्रीब्यूशन आर रिक्वायर्ड इन द होस्ट कंट्री फॉर ड्यूरिंग द असाइनमेंट, जब तक वो यहाँ काम कर रहा है। मान लो इंडिया ने प्रधानमंत्री ये सुरक्षा कुछ योजना है मान लो, है ना, जिसमें आपकी हेल्थ की मान लो या फिर भी सिक्योरिटी का एक इंश्योरेंस है आपका। आप गए हुए हो यूके में, वहाँ आपको कुछ हो जाता है तो ये काम आएगी। ये कहने का मतलब है कि आप यहाँ पेमेंट करते रहो, आपको सोशल सिक्योरिटी में जाके यूके में करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और कौन कौन से, जैसे भाई पेंशन है, हेल्थ केयर है, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स हैं, मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं, ये सब उसमें आते हैं सोशल सिक्योरिटी में। उसके बाद है नेक्स्ट आर्टिकल है रिकॉर्ड टी एक्सपोर्ट हुआ है, ठीक है, 2025 में। लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन है अपना? इराक है। इंडिया अमंग द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर ग्लोबली, चाइना और केन्या के बाद अपना नंबर आता है, मतलब चाइना केन्या के साथ हम भी टॉप एक्सपोर्टर में हैं। और एक्सपोर्ट कौन करता है हमसे? लार्जेस्ट इराक। और एक्सपोर्ट वॉल्यूम 280 मिलियन केजी है, बट इतना याद नहीं रहेगा। कोकिंग कोल डिक्लेयर्ड क्रिटिकल मिनरल, कोकिंग कोल को हमने क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल डिक्लेयर कर दिया है। देखो कई बार क्या होता है कि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, भाई रेयर अर्थ एलिमेंट और क्रिटिकल मिनरल्स में क्या फ़र्क है। क्रिटिकल मिनरल्स तो ना देखो, रेयर अर्थ सबके लिए रेयर अर्थ है, कंट्री ए हो कंट्री बी हो, सब रेयर अर्थ, क्योंकि रेयर अर्थ के एक टेबल है, जैसे लेंथेनाइड एक्टिनाइड ये सब है, तो रेयर अर्थ की एक टेबल है। बट क्रिटिकल मिनरल कंट्री वाइज डिफरेंस हो सकता है। मान लो फॉर एग्जांपल कोकिंग कोल है, ये हमारे लिए क्रिटिकल मिनरल में हमने डिक्लेयर कर दिया, बट फॉर एग्जांपल यूके में बहुत सारा हो तो उनके लिए क्रिटिकल मिनरल नहीं होगा। हमारे लिए कॉपर क्रिटिकल मिनरल है, क्या पता यूएसए के लिए ना हो। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो इसमें क्रिटिकल मिनरल अपने कंट्री की डिमांड के ऊपर है और सप्लाई के ऊपर है। देखो इंडिया 85% ऑफ कोकिंग कोल इंपोर्ट करता है, तो इसलिए हमारा क्रिटिकल मिनरल है कि भाई क्रिटिकल मिनरल है, तो फिर हम इसको यहीं पे देखेंगे। और यूज क्या? स्टील इन मैन्युफैक्चरिंग इन ब्लास्ट फर्नेसेस में इसको यूज किया जाता है। अब हम इसको देखेंगे भाई सप्लायर कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से और कनाडा से हमारी सप्लाई आती है। तो हम देखेंगे भाई क्रिटिकल मिनरल, फिर क्रिटिकल मिनरल मिशन भी है हमारा बजट में। उससे क्या होगा कि भाई जितने क्रिटिकल मिनरल हैं उनके एवेन्यूज ढूंढे जाएँ और उनको इंडिया में ही उनका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, रिसर्च किया जाए, ताकि उनकी नई नई पोटेंशियल जोन फाइंड आउट किए जाए। उसके बाद क्या है? वाइट रेवोल्यूशन 2.0 है। पहले तो वाइट रेवोल्यूशन बहुत पहले आया था, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिसने हमारे यहाँ पे ये ला के पूरा दूध की नदियाँ बहा दी थी। दूध का हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम बन गए हैं ग्लोबली, ठीक है। इंक्रीज मिल्क प्रोक्योरमेंट बाय द डेयरी कोऑपरेटिव। अब क्या है भाई, पहले तो हमने प्रोडक्शन किया, अब उनको प्रोक्योर करना है। प्रोक्योर करने के लिए डेयरी कोऑपरेटिव को करना है। और टारगेट क्या है? 107 लाख किलोग्राम मिल्क प्रोक्योरमेंट करना है पर डे 2028-29 तक, ये हमारा टारगेट है। किसान क्रेडिट कार्ड रिफॉर्म्स, है ना, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में देख लो एक बार इधर। आरबीआई ने एक्सपेंडेड किया है लोन कवरेज अंडर केसीसी स्कीम्स के तहत, क्रेडिट सपोर्ट फॉर फार्मर्स एम्पावरिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। लोन कवरेज को एक्सटेंड किया है बस। और न्यू एक्टिविटी कौन कौन सी इंक्लूड कर दी है अब देख लो बस आप। न्यू एक्टिविटी कौन कौन सी? व्हाट्स न्यू? सॉइल टेस्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, इन सब चीज़ों के लिए भी लोन कवरेज ले सकते हो, ठीक है, केसीसी के तहत। और 1998 में लॉन्च हुआ था शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू द फार्मर्स फॉर देयर कल्टीवेशन एंड लाइफ स्टॉक नीड्स, ठीक है, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन के लिए और लाइफ स्टॉक नीड्स के लिए 1998 में लॉन्च हुआ था शॉर्ट टर्म लोन्स। एक्सटेंडेड कवरेज नाउ कवर्स क्रिटिकल प्री कल्टीवेशन एंड पोस्ट कल्टीवेशन एक्टिविटीज, ठीक है। बेटर एक्सेस टू क्रेडिट हेल्प फार्मर टू मीट ए वाइड रेंज ऑफ एग्रीकल्चरल नीड्स, प्रमोट सस्टेनेबल फार्मिंग, स्ट्रॉन्गर फार्मर सपोर्ट, एनहेंस प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस रिस्क, ये सब नॉर्मल बात है, तो छोड़ दो आप, ये मीन्स की बातें। उसके बाद क्या है? भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म, ये तो मैंने भी यूज किया है। इंडिया का कोऑपरेटिव बेस्ड राइडिंग हेलिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे उबर ओला टाइप है ये, उबर ओला रैपिडो टाइप है।
अभी दिल्ली में ही इसको यूज़ किया है मैंने भी, और दिल्ली में ही अभी ये चल रहा है पायलट बेसिस पे। इसमें क्या है, जीरो कमीशन मॉडल है, मतलब ऐसा इसको कहते हैं कि सबसे सस्ता, कुछ मुझे इतना लगा नहीं फ़र्क, बट यूटी में अभी हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के तहत है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन की इसकी अमित शाह जी की मिनिस्ट्री है। इसमें क्या है, ड्राइवर को ही स्टेक होल्डर बना दिया जाता है, तो कह रहे हैं ड्राइवर से कम कमीशन लिया जाता है, इसलिए ड्राइवर को ज़्यादा बचता है ऐसा। ठीक है, इसे कहते हैं कुछ राइड भी सस्ती होगी, बट मुझे सस्ती लगी नहीं। बट इतना हो सकता है कि अगर इससे करोगे तो जो ड्राइवर का पैसा है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें बाहर टैक्सी का कमीशन नहीं है। ठीक है, मतलब उस सेंस में आप देख सकते हो। फिर क्या है, स्टेट इकोनॉमिक में देखो कुछ उत्तर प्रदेश क्या है। उत्तर प्रदेश के बारे में भाई, ग्रोस डोमेस्टिक स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीएसटी स्टेट जीडीपी है 30.2 लाख करोड़ है, 1 ट्रिलियन का टारगेट है, 10.8% से ग्रोथ रेट चल रही है, बहुत बढ़िया। और 1 ट्रिलियन 2029 तक हो जाएंगे। एग्रीकल्चर 25% है, इंडस्ट्री 27% है, जो नेशनल वाइड 17%, देखो 27% है यूपी में, सर्विसेज है 47%। बजट एलोकेशन क्या है, एजुकेशन पे 12.4 है, एग्रीकल्चर पे 9 है, हेल्थ पे 6 है। उत्तर प्रदेश प्रोड्यूसेस 65% ऑफ इंडियाज मोबाइल फ़ोन उत्तर प्रदेश में ही बन रहे हैं अभी। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लांट कहाँ है, बालाघाट मध्य प्रदेश में, 500 मेट्रिक टन का स्टोरेज कैपेसिटी का वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लांट बन रहा है, कहाँ पे, एमपी में। उसके बाद क्या है, इम्प्लीमेंटेड प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के तहत इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आगे फूड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस करना नॉर्मल है। वालमार्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन फर्स्ट प्योरली रिटेल कंपनी बन गई है। ऐसे तो आपने एनवीडिया का सुना होगा, वो एक अलग है, पर वो रिटेल नहीं था, ये रिटेल कंपनी बन गई है। एनवीडिया की मार्केट वैल्यू तो हुई थी कुछ 4 ट्रिलियन आई थिंक, जो कि इंडिया की जीडीपी से भी ज़्यादा थी, कुछ ऐसा था, है ना। ये 1 ट्रिलियन क्रॉस करने वाली मार्केट कैपिटलाइजेशन की पहली रिटेल कंपनी बन गई है वालमार्ट। और किसने की थी फाउंड, सैम वॉल्टन ने 1962 में इसको फाउंड किया है। और कैंसास यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर नॉट इम्पोर्टेंट, बट 39th एडिशन हुआ है चेन्नई में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई चेन्नई में कहाँ हुआ है, सॉरी इंडिया में कहाँ हुआ है, 39th एडिशन हुआ है चेन्नई में। ऑर्गेनाइज कौन किसने करवाया है, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने। मेजर एक्सपोर्टर है लेदर का प्रोडक्ट का इंडिया। बायोफेक 2026 कहाँ हुआ है, जर्मनी में हुआ है। कंट्री ऑफ द ईयर इंडिया को डेजिग्नेट किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल ऑर्गेनिक फूड ट्रेड फेयर है ये। आई थिंक पिछली बार ये साउथ कोरिया में हुआ था या जापान में हुआ था शायद, मतलब जितना मैंने याद है कि हम किसी महीने में पढ़े तो थे इसको। ठीक है, वुमेन लेड इंडस्ट्रियल पार्क है, लोकेशन है गावरी बिदनूर कर्नाटका, एरिया 50 एकड़ का रहेगा। सपोर्टेड बाय फिकी एफएलओ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, है ना, फिकी एफएलओ लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को प्रमोट करते हैं। 50 एकड़ में गावरी बिदानूर कर्नाटका में वुमेन लेड इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि बन कहाँ रहा है, कर्नाटका में, गावरी बिदानूर। और बायोफैक जर्मनी में हुआ है। डेजिग्नेटेड कंट्री कौन है, इंडिया। ठीक है, उसके बाद एनवायरमेंट इकोलॉजी आ जाता है हमारा पार्ट 1। इसी हिसाब से दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट होता है। पार्ट 2 में हम देखेंगे एनवायरमेंट, साइंस टेक एंड डिफेंस। ठीक है, थोड़ा आज लंबा हो गया पार्ट 1। देखो अब दोस्तों, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने स्टेटिक्स भी इंक्लूड कर दी है, फिर इन्फोग्राफिक्स हैं, तो इसलिए लंबे लेक्चर्स होंगे। 1-1 घंटे में, 3 घंटे में पूरा महीना कवर हो जाएगा, बट इतना कंप्रीहेंसिवली कवरेज हो जाएगी कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है नहीं। तो आप इतना कर लोगे तो आपको सफिशियंट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मिलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 1 ये आ जाएगा और पार्ट 2 पार्ट 3 जल्दी आ जाएंगे, तो आपका फरवरी भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा बैकलॉग कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि फिर हम मार्च का तो अप्रैल में ही करते हैं लास्ट में जाके, क्योंकि डाटा कलेक्ट करना है, आर्टिकल्स कलेक्ट करने हैं, फिर उसमें से छटनी करनी है, कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। ठीक है, तो ये अप्रैल के एंड तक हमारा मार्च भी आ जाएगा, या अप्रैल के मिड में भी देख लेंगे करने की, क्योंकि 10-15 दिन ज़्यादा नहीं लगते, 10 दिन में मैं कर देता हूँ ये। तो अभी ये मार्च फरवरी का आने के बाद हमारा कोई बैकलॉग है नहीं, और फरवरी हमारा मोस्ट प्रोबेबली मैं आज अपलोड करके इसको, और 1-2 दिन में, मतलब बाय 2 और 3 डेज हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हमारे पार्ट 2 में।